नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, बादशाह की बादशाहत खत्म होने की कगार पे आ गई है। बीजेपी क्या 150 सीटों पर निपट जाएगी 2024 में? यकीन कीजिए, तो 150 सीटों पर निपट जाएगी। जिस बीजेपी को 2019 में 303 सीटें आई थी, वह अब 150 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी से जो जुड़ा संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, उसके मुखपत्र और नाइजर में दावा किया गया है कि हालत बहुत खराब है। और आरएसएस की भी छोड़ दीजिए, 2 दिन पहले यानी 2 अप्रैल 2023 को, जब भारत की गृह मंत्री नंबर 2, मोदी के बाद नंबर 2 जो कहे जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं, वो बिहार में नवादा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां गए हुए थे और एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, चिल्लाकर बताइए कि मोदी जी को आप 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं, पूर्ण सरकार को पूर्ण बहुमत देंगे कि नहीं। अब चुनाव होने को महज 1 साल बाकी है। 1 साल के बाद मई के महीने में नई सरकार बनेगी। और बीजेपी वह पार्टी है कि चुनाव के 2 साल पहले ही कभी 300 का नारा देती है, कभी 200 पार का नारा देती है, 300 पार का नारा देती है। इस बार आपको कोई नारा ऐसा सुनाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अभी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और हर महीने वहां यात्रा करने जा रहे हैं, हर महीने वहां जाकर चुनावी रैली कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, बीते 4 महीने में 4 बार गए और चारों बार जाकर एक ही बात बोल रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री आप बनाएंगे कि नहीं 2024 में। वजह साफ है, इस बार आंकड़ों का गणित कहीं फेल कर रहा है। उसके पहले हम आपको बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे 1999 की में, तो 1998 की 15 अगस्त को उन्होंने एक कविता लाल किले से किया था। उस कविता का बोल था, चौराहे पर लुट गया चीर, प्यादे से पिट गया वजीर, चलू आखिरी चाल की, बाजी छोड़ विरक्ति सजाऊं, राह कौन सी जाऊं मैं। प्रधानमंत्री मोदी के सामने या पूरी बीजेपी के सामने आज यही हाल है कि राह कौन सी चलूं मैं। न राम मंदिर है, न पाकिस्तान है। और जब वाजपेयी ने यह कविता गाया था 15 अगस्त को, 7 महीने के बाद सरकार चली गई थी वाजपेयी की, क्योंकि तमिलनाडु में जो AIADMK की उस समय मुख्यमंत्री थी जयललिता, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था। और इस बार AIADMK और DMK दोनों साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। कमोबेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश से आपको खबर आने वाली है कि मायावती और अखिलेश यादव और चौधरी चरण सिंह की पार्टी RLD, राष्ट्रीय लोक दल, जिसका नेतृत्व अभी जयंत चौधरी कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। बिहार में आपको पता है कि 7 पार्टियां इकट्ठी हो चली है। बंगाल में ममता बनर्जी, कांग्रेस और CPM तीनों मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। जमीन पर इसका असर क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह जब 2 अप्रैल 2023 को, मतलब आज से 3 दिन पहले, बिहार के जिस जिले में भाषण कर रहे थे और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, बहुमत मांग रहे थे, नवादा बिहार का वह जिला है जिसके नाम में ही अर्थ छुपा है। कोई वादा नहीं करता है नवादा, जो वादा नहीं करता है उसका नाम नवादा है। अब प्रधानमंत्री मोदी को आने वाले वक्त में बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको जब हम बताएंगे तो आप यकीन करेंगे कि जमीन पे यही स्थिति है। जब हम लोग जाते हैं रिपोर्टिंग करने, लोगों से बात करते हैं, ठीक है आप 5 kg अनाज दे दिए, 5 kg के बाद क्या गुजर बसर होगी। जनता जिंदा कौमें, जैसा कि राम मनोहर लोहिया, आपको पता है कि राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे, उनके शब्द थे, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। आज मोदी सत्ता समझ चुकी है कि 5 kg मुफ्त अनाज के नारे फेल होने वाले हैं। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी का जो भी ग्राफ बनाया जा रहा है कि वर्ल्ड में सबसे चहेते प्रधानमंत्री कोई हैं तो नरेंद्र मोदी हैं, 76वें पोजीशन पे हैं। वर्ल्ड में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उसमें प्रधानमंत्री सबसे अव्वल है नरेंद्र मोदी। लेकिन देश की हालत किसी से छुपी है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं छुपी है। जिस देश की संसद को म्यूट करना पड़े पूरे सत्र के लिए,
पूरे महीने के लिए, पूरे बजट सत्र के लिए, आप यकीन मानेंगे कि जो बजट देश के लिए लाया जा रहा है, जो पैसे खर्च होंगे आने वाले वक्त में, वो पूरा का पूरा लोकसभा का बजट सत्र, राज्यसभा संसद का पूरा सत्र अडानी सत्र के तौर पर देखा गया। सरकार बजट नहीं बता पाई, संसद को म्यूट करना पड़ा, अब संसद की आवाज बंद करनी पड़ी, संसद में जो सांसद होते हैं उनके माइक बंद करने पड़े, माइक के बाद पूरी संसद की आवाज बंद कर दी गई और सवाल गूंजता रहा अडानी का। इस गौतम अडानी के साथ नरेंद्र मोदी फोटो खिंचाना नहीं भूलते, गर्व महसूस करते। जिस गौतम अडानी के साथ वो विदेश जाना नहीं भूलते, जिस न्यूयॉर्क के जिस होटल में रुकते हैं गौतम अडानी, उसी होटल में रुकता है, लेकिन आज उसके नाम लेने से भी परहेज है मोदी सत्ता को। संसद के म्यूट होने की बात तो पुरानी हो चली, संसद से सदस्यों की सदस्यता ही छीन ली जाए, एक नई प्रवृत्ति आई और ये तानाशाही रवैये में देखी जाती है। जो तानाशाह शासक होता है उसको जिस सवाल का सामना नहीं करना होता है उसकी आवाज़ बंद करता है, उसका कैरेक्टर एसिनेशन करता है, फिर भी बर्दाश्त नहीं होता है तो उसकी सदस्यता ही छीन लो। राहुल गांधी की सदस्यता गई क्योंकि वो अडानी पे सवाल उठा रहे थे। अडानी के कंपनी, सेल कंपनी में, फर्जी कंपनी में, सेल कंपनी को आप समझ लीजिए फर्जी कंपनी, कुछ करता नहीं लेकिन वो कंपनी है जिसमें एक एम्प्लॉय नहीं होता है, एक कर्मचारी नहीं होता है, उसमें 20,000 करोड़ रुपए किसके आए हैं? अडानी साहब हिसाब नहीं दे रहे हैं, देगा कौन? मौजूदा सत्ता को ही तो देना चाहिए। सरकार हिली हुई है। इसके साथ बीते 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने जिस संविधान का हवाला देकर अमृतकाल की घोषणा की गई, जिस संविधान का हवाला देकर लोकतंत्र की घोषणा की जाती है, जिस संविधान का हवाला देकर भारत के आज़ादी के 75वें साल को अमृत साल के तौर पे मनाया जाता है, उसी साल में यह सवाल सुप्रीम कोर्ट करने लगा कि यह सत्ता संविधान को नहीं मानती है। सुप्रीम कोर्ट खुले तौर पर कहने लगा कि हमारे यहाँ जो मुकदमे आ रहे हैं वो सरकार पे विश्वास लोगों का नहीं है, इसलिए मुकदमे आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुकदमे आपसी लड़ाई के नहीं आ रहे हैं, मोदी सत्ता पे लोगों का विश्वास नहीं है, वैसे मुकदमे आ रहे हैं कि आप फैसला कीजिए कि सरकार पे हम विश्वास करें कि नहीं करें। जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग विश्वसनीयता पे सवाल उठाया, सत्ता को नागवार गुजरा, न सुप्रीम कोर्ट का सामना कर रही है, न संसद का सामना कर रही है, न जमीन पे सामना करने की हालत है। तभी तो कह रहे हैं कि 150 सीटों पे कैसे सिमटी है, बताएंगे आपको। वहीं आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार का एक मंत्री था, वो फर्जी डिग्री के मामले में जेल गया, उसको इस्तीफा देना पड़ा, आम आदमी पार्टी का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री पे सवाल है, और सवाल नहीं है, स्पष्ट आरोप है कि फर्जी डिग्री है। प्रधानमंत्री के मातहत जितने सांसद हैं उसमें 50% ऐसे सांसद हैं, खुद मंत्री भी हैं, जिनकी डिग्री की जांच की जाए तो फर्जी निकल के आएगा। ये भी मामला कोर्ट में जाने वाला है। आपको मैं बताऊं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही घूसखोरी के आरोप में जेल जाना पड़ा है, और ये मामला, डिग्री का मामला, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये आम आदमी पार्टी ने उठाया मामला कि प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं है, फर्जी जो डिग्री वो बता रहे हैं वो फर्जी है, और वाकई में फर्जी है। सरकार खामोश है। वहीं जिस तरीके से रामनवमी में दंगे हुए, अमूमन सभी राज्यों में दंगे हुए, 57 इस्लामिक देश, 57 इस्लामिक देशों का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने मंगलवार को, मतलब कल, भारत सरकार को लेटर लिखा कि आपके यहाँ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, आप क्यों नहीं कुछ करते। और लेटर लिखने के बाद अब जो प्रतिक्रिया आ रही है कि 57 देश ये सोच रहे हैं कि भारत के राजदूत को बुलाकर सम्मान किया जाए। ये भारत की स्थिति दुनिया में हो गई है। वहीं जातीय जनगणना के मुद्दे पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने सभी नॉन बीजेपी, जो बीजेपी से संबंध नहीं है, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग की, विपक्षी नेताओं की मीटिंग की है। प्रधानमंत्री खामोश है, संसद में अडानी के मुद्दे पर खामोश है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान के मुद्दे पे खामोश है। अब जो मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना की जाए, दलित कितने हैं, मुसलमानों में दलित कितने हैं, उसकी जनगणना की जाए, सरकार खामोश है।
याद कीजिए, यही वो सरकार है जो विपक्षी पार्टियों को एजेंडा देती थी और विपक्षी पार्टी उस एजेंडे पर चल पड़ते थे। नोटबंदी के मुद्दे पर खुद कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, वो लाइन में खड़े हुए नजर आए थे, विरोध करने की जगह लाइन में खड़े नजर आए थे। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ खड़े आ गए थे काला धन के ऊपर। राम मंदिर पर किसी की बोल चू नहीं निकलती है, लेकिन आज पहली दफा हो रहा है इस बार कि विपक्षी पार्टियों के एजेंडे पर सरकार थानाशाही हो रही और इसके असर जमीन पर पड़ रहा है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष को निपटे कैसे। सरकार चाहती है, मोदी सत्ता चाहती है 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल हो, और वो राहुल को ही नेता मानकर चल रही पूरे विपक्ष का, ताकि विपक्ष में फाड़ हो जाए, मुद्दे सामने नहीं आ पाए। राहुल कोई मुद्दा नहीं है। राहुल ने जो मुद्दे उठाए थे वो मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट जो मुद्दा उठा रहा है वो मुद्दा है। विपक्षी पार्टियां जो मुद्दा उठा रही है वो मुद्दा है। दंगे हो रहे हैं वो मुद्दा है। लेकिन सत्ता कहती है हम राहुल को मुद्दा बनाएंगे। आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी के लिए क्या क्या कह रहे हैं, ताकि राहुल गांधी 2024 का चुनाव राहुल गांधी केंद्रित हो। राहुल गांधी को कभी कहते हैं माफी मांगो, फिर उससे हट जाते हैं, फिर कहते हैं ओबीसी समुदाय का आपने अपमान किया है माफी मांगो, उससे हट जाते हैं, फिर कहते हैं तो आपने झूठ बोला है इसके लिए माफी मांगो, फिर उससे हट जाते हैं, फिर कहते हैं कोर्ट पर आप दबाव बनाते हैं, उससे हट जाते हैं, फिर कहते हैं कोर्ट में आप क्यों नहीं जा रहे, उससे हट जाते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक फिसलन तो इस बात को लेके है। कांग्रेसियों को लग रहा है कि राहुल गांधी को बीजेपी नेता मान रही है। कांग्रेसियों को लग रहा है कि राहुल गांधी को नेता अगर बीजेपी मान रही है इसमें बुराई क्या है। लेकिन कांग्रेसियों को याद रखना चाहिए कि 2024 में अगर आप राहुल गांधी को नेता मानकर चल रहे हैं तो तय मानिए मोदी सत्ता की वापसी हो रही है। शायद कांग्रेसी भी ऐसा चाहते हैं। वो गठबंधन कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में एका इस बात पे है कि हमें गठबंधन की सरकार नहीं चाहिए, हमें छत्रप नहीं चाहिए, 18 छत्रप नहीं चाहिए। हो सकता है कांग्रेस, आप पूरे रामनवमी में देखिए जगह जगह दंगे हुए, कांग्रेस का कोई भी नेता अपने मुंह से एक शब्द मुसलमानों के लिए नहीं निकाला, या उस दंगे की आलोचना नहीं किया, या उस दंगे में शामिल बीजेपी की भी आलोचना नहीं किया। ममता बनर्जी खुले तौर पर कर रही है, अरविंद केजरीवाल खुले तौर पर कर रहे हैं। तेलंगाना की सरकार ने बीजेपी का जो वहां अध्यक्ष था उसको दंगे के आरोप में पकड़कर बंद कर दिया। लेकिन कांग्रेस की जुबान से रामनवमी पर हुई हिंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। छत्रप पार्टियों के जो नेता हैं वो जेल जाते हैं, कांग्रेस अपनी जुबान खामोश कर लेती है। क्या कांग्रेस भी ये मान कर चल रही है कि 2024 का चुनाव जाने दो, 2029 में देखेंगे। खैर, ये तो कांग्रेस की बात है। लेकिन अभी जो स्ट्रेटजी है वो ये स्ट्रेटजी विपक्षी पार्टियों ने बनाया है। उनकी स्ट्रेटजी है कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार बीजेपी को हर हाल में दंगाई पार्टी बनाकर साइड करना चाहते हैं, लेबलिंग करना चाहते हैं कि ये दंगाई पार्टी है। और यकीन मानिए बिहार और बंगाल के लोगों की समझ में आ गया कि बीजेपी दंगाइयों की पार्टी है, तो बीजेपी दंगाइयों की पार्टी हो जाएगी। क्योंकि अकेले बिहार और बंगाल से 82 सांसद चुनकर पहुंचते हैं लोकसभा। आम आदमी पार्टी के जिम्मे दिया गया है कि आप मिडिल क्लास, जो पढ़ा लिखा क्लास है, उस क्लास में मोदी सत्ता के वोट की सिनेमारी कीजिए। तभी डिग्री का मामला आ रहा है, मिडिल क्लास के पास ही तो डिग्री होता है। तभी अडानी का नाम लिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी ले रही है। राहुल गांधी खैर अडानी के मुद्दे पे हर दिन सवाल पूछ रहे हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक विपक्ष अडानी के मुद्दे को बोफोर्स के तर्ज पर जनता के बीच ले जाने में असफल रही है। याद कीजिए, बोफोर्स तोप की खरीदारी हुई और 1988 में सरकार के रक्षा मंत्री ने इस्तीफा देकर क्या कहा, बोफोर्स तोप में घोटाला हुआ है। पूरे 6 महीने के अंदर उतनी बड़ी सरकार, उतनी बड़ी मतलब राजीव गांधी के पास संसद में 404 सीटें थी कांग्रेस को, इनके पास तो खैर 303 सीटें हैं, उनके पास 404 सीटें थी। वो धाराशायी होकर 193 पर आ खड़ी हुई। 6 महीने के अंदर चुनाव में असर कर गया वो घोटाला। अडानी भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन विपक्ष ने अभी तक कोई नारा नहीं गढ़ा। बोफोर्स तोप की खरीदारी के बारे में जब आरोप लगाया गया तो एक नारा गूंजा था, तोप में घोटाला।
वो नारा गांव में नहीं है। विपक्षी पार्टियां कहती रह जाए कि लोकतंत्र खतरे में, आम आदमी नहीं समझता है लोकतंत्र खतरे में। आम आदमी, मुसलमानों को अगर और अल्पसंख्यकों को, क्रिश्चियनों को अलग कर दीजिए, कौन समझ रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है? गांव के किस लोग को बोलने की आजादी पर पहरा लगा हुआ है? ये अलग बात है कि आने वाले दिनों में पहरा लगेगा, लेकिन अभी तो कोई पहरा नहीं लगा हुआ है। कोई लोकतंत्र के खतरे में जो एक नारा कांग्रेस फ्लोट कर रही है, लोकतंत्र खतरे में, कोई जनता नहीं समझना चाहती, ना उसके समझ में कभी पूरी जिंदगी आएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही नहीं समझ में आता है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो आप तो दूसरे को छोड़ दीजिए। तो ये सबसे बड़ी खामी है अब विपक्षी पार्टियों की, कि अभी तक कोई ऐसा नारा उस तर्ज पर नहीं गढ़ा गया जो बोफोर्स तोप के खरीदारी के बाद घोटाले का जो आरोप आया था कांग्रेस पर, और नारा गढ़ा गया था तोप में घोटाला। विपक्षी पार्टियां यहाँ पर असफल हो रही हैं। अब आप समझिए, आंकड़ा जा देख लीजिए, 2019 में विपक्षी पार्टियों को एक साथ करके देखिए, अगर ये एक हो जाते हैं, इनके पास कितने वोट हुए? 100 में 62 है, और मोदी सत्ता के पास 100 में 37। बहुसंख्यक किसके पास है, बहुमत किसके पास है? जो 62 है, 37 के पास तो नहीं हो सकता। सीटों के तर्ज पे आप समझ लीजिए, 543 सांसद लोकसभा में बैठते हैं, और अगर उसमें 273 सांसद किसी एक नेता को चुन लेता है तो प्रधानमंत्री हो जाता है। बीजेपी के पास मौजूदा वक्त में 303 सांसद है, मतलब 273 से मात्र 30 ज्यादा। अगर हम 4 राज्यों का आंकड़ा ले लें, बिहार में मौजूदा वक्त में 40 सीट है लोकसभा के, जिसमें 16 में नीतीश कुमार की पार्टी जीतती है, 16 सांसद नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड के हैं, और 17 पर बीजेपी है। लेकिन वोटों का प्रतिशत आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 45% वोट महागठबंधन के पास है, और मात्र 23% वोट बीजेपी के पास है। समझ लीजिए 40 के 40 सीट महागठबंधन चुनाव जीत रही है। इसीलिए गृह मंत्री हर महीने बिहार जा रहे हैं, और बिहार में जाकर क्या बोलते हैं कि आप डरो नहीं कार्यकर्ताओं को, आप डरो नहीं, जो मर्जी करो, मैं बैठा हूं। तो ये तो दंगा ही भड़काने के लिए बोल रहे हैं ना। किससे डरना है? कौन डरा रहा है? जाहिर सी बात है, गृह मंत्री चाहते हैं कि बिहार में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो, जो अभी तक नहीं हुआ था। अब पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीट है, जिसमें 22 पर ममता बनर्जी हैं और 18 पर बीजेपी है। अगर कांग्रेस, सीपीएम और ममता बनर्जी ने एक साथ चुनाव लड़ा तो उनके पास वोट कितने होंगे पता है आपको? 55% वोट होंगे, और बीजेपी के पास मात्र 40%। 42 के 42 सीट वो चुनाव हार जाएंगे। महाराष्ट्र आप ले लीजिए, वहां भी शिवसेना, शरद पवार, कांग्रेस तीनों एक है, और तीनों किस बात के लिए एक है? आप सोचेंगे तीनों क्यों है? वहां तो मुख्यमंत्री शिवसेना से टूटकर कोई बन गया। तीनों लोकसभा चुनाव के लिए एक है कि इनको सबक सिखाया जाए, और तीनों का वोट प्रतिशत आपको समझ में आएगा 58% है, और बीजेपी का 54% है। अगर तीनों मिल गए, वहां से भी सुफड़ा साफ होगा। अब आइए उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश में ताजा हालात में जो आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी को लिस्ट सौंपा है, उसमें लिस्ट में बहुत साफ है कि राजनाथ सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे लखनऊ से। जो मौजूदा ईडी हैं संजय मिश्रा, वो लखनऊ के रहने वाले हैं। बीजेपी 2024 में संजय मिश्रा को चुनाव में टिकट देने जा रही है। राजनाथ सिंह का टिकट कट चुका है। आपको राजनाथ सिंह बिहार में रैली करते नहीं नजर आएंगे, कर्नाटक में रैली करते नजर नहीं आएंगे, नितिन गडकरी नजर, आप समझ लीजिए कि जो बड़े नेता हैं अगर रैली करते नजर नहीं आ रहा है तो वो 2024 में चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पत्ता कट चुका है। उत्तर प्रदेश का आप हर सीट को देखेंगे कि कहां कहां बीजेपी चुनाव हार रही है। खुद आरएसएस ने जो लिस्ट दिया है उसमें जो सीट है उत्तर प्रदेश में, उसमें आंवला सीट है। आंवला बीजेपी चुनाव हार रही है। बदायूं से बीजेपी चुनाव हार रही है, और किस शर्त पे हार रही है? वो सभी सीट जो बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जो भी बीजेपी से सांसद चुन कर आए, वो महज 4000 से 50,000 वोटों के बीच जीत कर आया है। अगर ये तीनों पार्टियां साथ आ रही हैं, मायावती, अखिलेश यादव और आरएलडी जयंत चौधरी, और 1-2 पार्टियां आ सकती हैं, अगर ये सब इकट्ठे हो गए
तो आंवला सीट बीजेपी के हाथ से गई, बदायूं सीट बीजेपी के हाथ से गई, धौरहरा सीट लखनऊ मंडल में आता है बीजेपी के हाथ से गई, कैराना बीजेपी के हाथ से गई, मुजफ्फरनगर बीजेपी के हाथ से गई, रॉबर्टगंज बीजेपी के हाथ से गई, मैनपुरी बीजेपी के हाथ से गई, फिरोजाबाद बीजेपी के हाथ से गई, बागपत बीजेपी के हाथ से गई, मेरठ, अमरोहा, संभल, रामपुर, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, मछली शहर, बलिया, सलेमपुर, आजमगढ़, लालगंज, संत कबीरनगर, बस्ती, डुमरियागंज, बहराइच, फैजाबाद, बाराबंकी, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर, जालौन, कानपुर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, मोहनलालगंज, मिश्रिख, हरदोई, सीतापुर, नगीना, ये सभी सीटों पे बीजेपी की हार होने वाली है। अब बीजेपी की तैयारी क्या होगी? बीजेपी की तैयारी है कि मोदी खुद को मुद्दा बनाते हैं। मोदी वैसे खुद को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन 2019 में आपने देखा होगा पुलवामा के जरिए वो चुनाव जीते। पुलवामा न होता तो मोदी की सत्ता नहीं आती। खुद को मुद्दा बनाने के लिए हो सकता है आने वाले दिनों में मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें और फिर दोबारा चुनाव में खड़े हो और फिर अडानी के आरोप को कहें कि लोगों ने खारिज कर दिया। ये एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इन दिनों हो सकता है। इसलिए तैयार रहिए कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को मुद्दा बनाने के लिए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरा, आपको याद है कि प्रधानमंत्री इन दिनों खुद को मुद्दा कैसे बना रहे हैं? कहीं कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस ने हमारे लिए सुपारी दे दी है। अब वो ही नहीं बताएंगे कि सुपारी किसको दिया गया है। अमित शाह को कांग्रेस ने सुपारी दे दिया है क्या, या किसी और को दे दिया गया है? उनके यहाँ तो पुलिस पूछने नहीं जाएगी कि अच्छा आप बताइए कौन सुपारी दिया, हम उसको पकड़ लेते हैं। तो ये खुद को मुद्दा बनाएंगे और ताकि मोदी वर्सेस राहुल चुनाव। दूसरा, इनका तो पारंपरिक और सांस्कृतिक जो लक्षण है दंगे के जरिए ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे। उसमें तो सफल होते ही है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन अब विपक्षी पार्टी इस दंगे को कैसे हैंडल करती है, उनके दंगाई संस्कार को कैसे हैंडल करती है, या जाकर उसी दंगे में फंस जाती है। जैसे आप देखिए, इन दिनों मांग हो रही है कि ममता बनर्जी क्यों नहीं जा रही हैं जहाँ पे दंगा हुआ, नीतीश कुमार क्यों नहीं जा रहे हैं। तो एक सोची समझी रणनीति होती है। बीजेपी जब उठा रही है सवाल तो आप सोचे समझिए कि क्यों उठा रही है, ताकि ये लोग जाएं और फिर ये हो कि दंगे आपकी वजह से हुए थे, मेरे वजह से नहीं हुए थे। तीसरी स्थिति बनेगी कि आने वाले दिनों में, परसों सीबीआई की एक मीटिंग थी, समारोह मनाया जा रहा था, उसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा, किसी को नहीं छोड़ो, हर भ्रष्टाचारी को पकड़ लो। क्यों कहा, किस लिए कहा? मतलब ताबड़तोड़ छापे अब पड़ेंगे। किस पे पड़ेंगे? ये जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके नेताओं पे छापे पड़ेंगे। और चौथी स्थिति बन सकती है कि पाकिस्तान से नुरा कुश्ती वाली जंग हो, मतलब सब चीज फिक्स हो और आपको लगे कि हम भारत, हिंदुस्तान पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है। फिर हर विपक्ष आके तो मोदी के साथ खड़ा हो जाएगा। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। तो तय मानिए, बादशाह की बादशाहत खतरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया।